हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम रिवीजन सीरीज। रिवीजन हमारे इनडायरेक्ट टैक्स पेपर का विद द समरी बुक। जो स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं यहाँ सीए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए और सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए, डेफिनेटली ये समरी बुक उनके लिए बहुत रिलेवेंट है। यहाँ पे हम फटाफट 15 आवर्स में बेटा पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन बुकलेट आप देख सकते हो वेबसाइट www.icaleague.com से। आप ये यहाँ पे रिवीजन बुकलेट जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी का रिवीजन करेंगे, फॉलोड बाय कस्टम्स का रिवीजन करेंगे। रिवीजन बुकलेट में मैंने काफी सारे चैप्टर्स, जो यहाँ पे कुछ पहले चैप्टर्स नहीं थे वो सारे चैप्टर्स भी यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे सारे चैप्टर्स जो अब आपके एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस के पार्ट है, सबका यहाँ पे चार्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में रिवीजन बुकलेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो जीएसटी के सारे चैप्टर्स का रिवीजन बुकलेट में यहाँ पे आपको समरी दिया है, जिससे आप बिल्कुल एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे रिवीजन बुकलेट में कवर्ड है। सेकेंडली, कस्टम्स में जैसे आपको पता होगा एक चैप्टर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है वेयर हाउसिंग का, तो वो भी यहाँ पे क्या है रिवीजन बुकलेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जीएसटी के भी सारे चैप्टर्स कवर किए, कस्टम्स के भी सारे चैप्टर्स कवर किए। ठीक है, ये हुई बात हमारी रिवीजन बुकलेट से रिलेटेड। थोड़ी 2-3 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का रिविजन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स पेपर के रिवीजन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। एमसीक्यू केस सिनेरियोज जो है उनका वेटेज आपका 30% का होता है, दैट मीन्स 30 मार्क्स का होता है। एंड बाकी का पेपर हमारा 70 मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो हमको इस पेपर में क्या टारगेट करना है? बिल्कुल एग्जामिशन टारगेट करना है और बिल्कुल 100%। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हर बार एग्जामिशन आता है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। हमें वैसे ही यहाँ पे इसका हमने प्रिपरेशन की है। अब हमको मोटिवेटेड रहना है, अब हमको कॉन्फिडेंट रहना है, अब हमें अच्छे से रिवीजन करना है और अब हमें क्या करना है, इस पेपर में बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लिखी है, डेफिनेटली ट्राई करो एक बार टेस्ट सीरीज जरूर यहाँ पे आप लिख सको तो बिल्कुल लिखनी चाहिए। हमें समझ में आता है टाइम मैनेजमेंट, पेपर प्रेजेंटेशन, और हमारा साथ में एक बार रिवीजन भी हो जाता है। सो दैट ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पे अब बात होती है कि भाई ये 30 मार्क्स का यहाँ पे हमारा पेपर है, हमें कोशिश करना है 20 to 25 मार्क्स हमको एमसीक्यू में लेकर के आने। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटा बिल्कुल 100% एमसीक्यू में बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, कट ही नहीं सकते एमसीक्यू में मार्क्स। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज आएंगे, कुछ केस सिनेरियोज आएंगे, सब कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, हमको इसमें 20 नंबर तो कम से कम लेके आने, समवेयर बिटवीन 20 to 25 हमको लेकर के आने। बाकी का बेटा बचा हुआ पेपर, बाकी के बचे हुए पेपर में क्या हमको 35-40 नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी के पेपर में क्या आएगा? 30 मार्क्स का तो आपको एमसीक्यू आएगा। बाकी के पेपर में जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कई बार क्लास में भी, या तो केस स्टडीज आएगी, या आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, या आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल। हमने क्वेश्चन बैंक में हर एक पॉसिबल क्वेश्चन किया है। केस स्टडी का आंसर आपको कैसे लिखना है भाई? फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन, डिस्कशन एंड एनालिसिस, कंक्लूजन। टाइम नहीं है, फैक्ट्स ऑफ द केस बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और भी टाइम नहीं है, लीगल प्रोविजन, यहाँ पे डिस्कशन एंड कंक्लूजन, दैट्स इट। देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली ब्रैकेट में आपको लिखने ही लिखने हैं, वर्किंग नोट्स रहने चाहिए। सेक्शंस का रेफरेंस जहां जहां पॉसिबल हो बिल्कुल आपको देना है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेशंस के बेस पे आप कर रहे हो वो सब आपको लिखना है, ताकि कहीं गलती भी हो जाए तो स्टेप मार्किंग होती है बेटा। स्टेप मार्किंग होती है तो एग्जामिनर देखेगा कि भाई कितने स्टेप तक के आपको मार्क्स देने। ठीक है, तो वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज कर सको, अंडरलाइंस कर सको, सेक्शन का रेफरेंस दे सको, वो सब कुछ बिल्कुल करना है आपको। हमने याद किए थे बिल्कुल सीक्वेंस में, सेक्शन 7 to 31 तो हमने क्लास में याद किए थे। लिस्ट ऑफ सेक्शंस का यहाँ हमने लिस्ट भी क्लास में हमारे पास हमारी बुक 1 में सामने दिया हुआ है, उसमें मैंने आपको मार्क करके दिए हुए हैं ग्रीन कलर से, आपको कौन कौन से सेक्शंस याद रखने और वो एग्जाम में वैसे ही प्रेजेंट करने। ठीक है, तो हमने बेटा क्लास में सब कुछ पढ़ा। अब हमको रिवीजन अच्छे से करना है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिखनी है। एग्जाम के एक दिन पहले भी ये रिवीजन सीरीज 15-16 घंटे की, आपने 15-16 घंटे इससे देख लिया या रिवीजन बुकलेट से रिवीजन कर लिया, मोर देन सफिशिएंट बेटा। एग्जाम के दिन आपको ऐसे बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स 90 आवर्स की क्लास की बात कर रहे हैं, मैं उनको 2 मिनट बता दूं कि भाई किस फ्लो में यहाँ पे जो ये क्लासेस है 90 आवर्स की वो डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे
आपका एक महीने में आराम से हो जाता है। 90 आवर्स है, डेली 3-3 घंटा आप पढ़ते हो तो 90 आवर्स का कोर्स आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया, उसके बाद हम उसका फॉलोड बाय क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर डिस्कस किया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई। क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, केस स्टडीज है। तो उससे हमें समझ आता है कि एग्जाम में कैसे जो प्रोविजंस को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं उसे हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, आंसर कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं इसके लिए। तो ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आर देयर। सो चैप्टर पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, उसके बाद ही क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा हेल्प होगी। देन लाइक दिस स्टिल हमने पूरे जीएसटी के चैप्टर जो है ऐसे ही फ्लो में पढ़े कि भाई चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन बैंक पढ़ा। सिमिलरली फॉर कस्टम्स, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन बैंक पढ़ा। ऑल पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में हमारे क्वेश्चन बैंक में है जो हमने क्लास में डिस्कस किए, ठीक है। तो सारे आरटीपी के, एमटीपी के, यहाँ पे पास्ट एग्जाम के, आईसीआई के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे है जो क्वेश्चन बैंक में है। हमारे क्वेश्चन बैंक का सोर्स ही वो है और हमने उससे पढ़ा है, तो हमको उससे क्या आएगा, एग्जाम में उसी तरीके के क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो हमें वहां पे एग्जाम में अपीयर करने में बहुत हेल्प होगी। देन हमने कस्टम्स पढ़ा, उसी फ्लो में चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन बैंक पढ़ा, एनएफटीपी पढ़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पूरी पढ़ाई करी है। 90 आवर्स की क्लास करनी है हमने, ठीक है। जिसकी बेटा क्लास चल रही है, बेटा यहाँ पे आप फटाफट 90 आवर्स की क्लास फिनिश करो। बिल्कुल अच्छे से आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको आपके खुद के कैलकुलेशंस नहीं लगाने कि भाई ये चैप्टर छोड़ देता हूं, ये चैप्टर नहीं, सब पढ़ना है आपको, ठीक है। 90 आवर्स पढ़ना है बेटा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा ना, मार्क्स लेके आना है, सीए बनना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े तो कोई बात नहीं, चलता है। और फिर 15 आवर्स का रिवीजन, 105 आवर्स हमको देने हैं जीएसटी पे, प्लस टेस्ट सीरीज। कैसे नहीं आता इसके बाद बहुत अच्छे मार्क्स, कैसे नहीं आता एग्जामिशन, 100% आएगा। हमें इस फ्लो में बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। तो जिनकी भी क्लासेस चल रही है बेटा, कहीं अपने को कुछ नहीं छोड़ना है। अपन ने क्लास में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा है। सिस्टमैटिक पढ़ने से ही मार्क्स आते हैं। 200-400 घंटे आप पढ़ लोगे उससे मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो पढ़ा है, जो एग्जामिनर चाह रहा है हमको वैसे पढ़ना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग वैसी होनी चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन वैसा होना चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमने क्लास में डिस्कस करी है। तो वो आपने, जो भी बच्चे यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, आप उसे कंप्लीट करिए। उसके बाद में हमने रिवीजन करना है समरी बुक से, या बुक 1 भी अगर जिन बच्चों की कंप्लीट हो गई बेटा, आप रिवीजन शुरू कर दो। यहाँ पे रिवीजन सीरीज से आप रिवीजन करना शुरू कर दो। देन बुक 2 उसका रिवीजन, बुक 3 रिवीजन, कंटिन्यूस रिवीजन में रखो। डेली आधा घंटा 1 घंटा आपने रिवीजन में देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने पहले का पढ़ा फिर हम रिवीजन कर रहे हैं 2 महीने बाद, ऐसे नहीं होता। आपने साथ साथ में रिवीजन सीरीज हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे यूट्यूब में, आपने रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो ये बेटा क्लास की बात हुई, और हमारा बिल्कुल टारगेट है हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो प्ले करता है, सबने पढ़ाई कर ली है, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन फुल फॉर 16 डेज। हमने बहुत मेहनत की है, हमें मान के चलना है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, इसीलिए हमने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर हमने इतनी मेहनत करी है। तो अब हमको रिजल्ट चाहिए। उस टाइम हमारा मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस कहीं भी लो नहीं होना चाहिए। एग्जाम के बाद लो करो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम बिल्कुल बेटा कॉन्फिडेंस प्लेज अ मेजर रोल। एग्जामिनर को दिखता है, पेपर में आता है वो इफेक्ट, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब अच्छे से पढ़ाई हो गई है, जो बची है पढ़ाई वो पढ़ाई कंप्लीट करो, रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज लिख पाओ तो जरूर लिखो, नहीं लिख पाओ तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके आगे बढ़ो। रिवीजन करके एग्जाम में अल्टीमेटली एग्जामिनर के पास आपका पेपर है, उसमें आपने जैसा लिखा है आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे। सो वो हमारा बहुत बढ़िया बेस्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अच्छा बेटा एक बात और बता दूं आपको क्लियरली, यहाँ पे क्या सिंपली फॉलो करनी है प्लेलिस्ट, सीए फाइनल की, जीएसटी की एंड सीए फाइनल की कस्टम्स की। आपके अटेम्प्ट से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है, आपको रिवीजन की, सीए फाइनल की प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है। मैं वहां पे सारे लेक्चर्स अपलोड करते जाऊंगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जिनमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है पिछले अटेम्प्ट से, तो मैं वो चैप्टर्स को सिंपली प्लेलिस्ट में ऐड करने वाली हूँ। तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट फॉलो करने, बाकी नए अपलोड्स भी जो करूंगी मैं वो क्या कर दूंगी, वहीं पे ऐड करते जाऊंगी। तो यू हैव टू सिंपली फॉलो द प्लेलिस्ट, ठीक है। वहां पे सारे रिवीजन सीरीज आपकी लाइन से आते जाएगी, ठीक है। सो ये बात हुई हमारी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे बेटा।
भाई जीएसटी आया ही क्यों बेटा? इतने सारे पुराने इतने अच्छे अच्छे लॉ थे, जीएसटी के आने की क्या जरूरत थी? कोई डेफिशिएंसी थी पुराने लॉ सिस्टम में? यस मैम, डेफिशिएंसी थी तभी तो जीएसटी आया, डेफिशिएंसी थी तभी तो जीएसटी आया। क्या डेफिशिएंसी थी बेटा पुराने लॉ सिस्टम में? क्या डेफिशिएंसी थी? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बेटा, कैस्केडिंग हो रहा था। क्या हो रहा था भाई? कि लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी। अब देखो 1 मिनट में डिस्कस करूंगी, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो सीएसटी था पहले, ठीक है, पहले क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम था इंडिया में। हम क्या शिफ्ट हो गए बेटा? ओरिजिन से डेस्टिनेशन, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। क्या होता था? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में अगर मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र ने मिस्टर बी ऑफ गुजरात को गुड्स बेचे तो टैक्स क्या लगता था? सीएसटी। जो किसका रेवेन्यू होता था? वो रेवेन्यू होता था बेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। सीएसटी का पैसा किसके पास जाता था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। तो गुजरात गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देती थी, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी हो रहा था, लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी हो रहा था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज आईजीएसटी लगता है। अगर मिस्टर ए ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर बी ऑफ गुजरात को ये सेम ट्रांजैक्शन किया तो टैक्स कौन सा लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी विच इज levied and collected by central government and then it is apportioned between बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट गुजरात। तो गुजरात को क्रेडिट देने का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गुजरात को क्रेडिट देने में। क्यों? क्योंकि भाई अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, यहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, तो क्रेडिट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। So there is a major move, we move from origin based taxation to destination based taxation system। ठीक है, जीएसटी कौन सा टैक्स सिस्टम है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है बेटा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है, आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो पहले के लॉ में क्या प्रॉब्लम थी भाई? ये सीएसटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सीएसटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिलता था। तो कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था टैक्स का। क्यों? क्योंकि लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी था। सेकंड, इंक्लूजन ऑफ सनवैट इन द वैल्यू फॉर इंपोजिंग वैट। आपको पता है वैट लगाने के लिए जो वैल्यू ली जाती थी वो क्या होती थी? इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज होती थी, इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज होती थी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से देयर इज नो सनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद सनवैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद सनवैट का क्रेडिट नहीं मिलता था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स एंड डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज गुड्स एंड सर्विस। डबल टैक्सेशन हो रहा था बेटा यार, कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। रेस्टोरेंट वालों को बोला कि आप गुड्स भी आप सर्विस भी है, वो वैट भी पे करे, सर्विस टैक्स भी पे करे। सेम इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या डबल टैक्सेशन हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। अब या तो कोई चीज को आप गुड्स बोलोगे या सर्विस बोलोगे, दोनों चीज बोल के 2 बार जीएसटी नहीं लगेगा। इट इज वेरी क्लियर नाउ, शेड्यूल 2 ने बता दिया है कि भाई क्या चीज गुड्स है, क्या चीज सर्विस है, जहां भी कंफ्यूजन था। Then non-inclusion of several local bodies in state VAT such as luxury tax, entertainment tax। अब स्टेट लेवल पे एक वैट तो लग ही रहा था, उसके अलावा पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे टैक्सेस लग रहे थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें क्या थी? डेफिशिएंसी थी मैम। पुराने लॉ सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए एक ऐसे लॉ को आने की जरूरत थी जो ये डेफिशिएंसीज को मिटा सके, डबल टैक्सेशन ना हो बेटा, कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो यहाँ पे। अब क्या आया? इसके लिए बेटा एक टैक्स आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया वो उतना टैक्स पे करते जाएगा, जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया वो उसके ऊपर उतना टैक्स पे करते जाएगा। किस पे लगता है जीएसटी? भाई मैम मैन्युफैक्चर कर लो, सेल कर लो गुड्स का, चाहे आप प्रोविजन ऑफ सर्विस कर लो, टैक्स एक ही लगेगा जीएसटी। जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई पे लगता है, क्योंकि सप्लाई पे लगता है। तो जीएसटी क्या एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो सभी चीजों पे लगता है, मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट देता है बेटा। यहाँ पे ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को, सी ने डी को, सबको क्रेडिट मिलेगा, उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट सबको क्रेडिट मिलेगा। और फाइनल यहाँ पे बर्डन कौन लेगा मैम? फाइनल कंज्यूमर। So GST provides comprehensive and continuous chain of tax credit from producer, service provider up to retailer level, consumer level, and each person will get the credit of taxes paid at earlier stage, and the consumer will bear what? The final tax. Final tax. अब कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब जितना वैल्यू एडिशन है उसी पे टैक्स पे करें। So there is no tax on tax or cascading effect of taxes. एंड जीएसटी में या तो किसी को गुड्स बोला है या सर्विस बोला है तो एक सिंगल टाइम ही टैक्स लगता है, सिंगल टाइम ही टैक्स लगता है। अब बेटा रिवीजन है, फटाफट जाएंगे, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इंटर स्टेट सेल में कौन सा टैक्स लगता है मैम? आईजीएसटी, विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटर स्टेट सेल में क्या लगता है? इंटर स्टेट मतलब जैसे कि महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल कर रहे हो आप, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे एक ही स्टेट में, तो उस केस में टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बट यहाँ पे अगर आपने
अगर आपने यूनियन टेरिटरी में सेल किया जैसे कि अंडमान निकोबार टू अंडमान निकोबार, तो टैक्स क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, विच इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। 5 यूनियन टेरिटरी बेटा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये 5 यूनियन टेरिटरीज अगर आपको दी हुई है एग्जाम में, टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, जब वो इंट्रा सेल कर रहे हैं, जब वो इंट्रा सेल कर रहे हैं। इंटर कर रहे हैं तो मैम अंडमान निकोबार से मुंबई बेटा आईजीएसटी, आईजीएसटी। अब 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, दैट आर डीम्ड टू बी स्टेट्स, उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वहां पे अगर इंट्रा सेल हो रहा है तो टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, नॉट यूटीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और इंटर करें मैम दिल्ली टू मुंबई, आईजीएसटी बेटा, आईजीएसटी। दिल्ली टू अंडमान निकोबार, आईजीएसटी, आईजीएसटी। सिर्फ अपनी जगह पे आप सेल कर रहे हो तो टैक्स क्या लगता है बेटा? अपने इंट्रा में कर रहे हो तो डिपेंड करेगा, अगर आप स्टेट्स हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर हो तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी आया तो पुराने टैक्सेस जाने थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भाई आप इतना बढ़िया लॉ लेके आ रहे हो, हम सैक्रिफाइस करने को तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सैक्रिफाइस ऑब्वियसली यार, उनका रेवेन्यू था, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया। क्या सैक्रिफाइस किया बेटा? तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे टैक्सेस क्या सब्स्यूम हुए? सीए सीए सीएस, सीए सीए सीएस यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे सब्स्यूम हुए बेटा ये टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल सीए सीए सीएस क्या थी? हमारी मेमोरी टेक्निक थी, हमारी मेमोरी टेक्निक थी सीए सीए सीएस, where C stands for central excise duty, A stands for additional excise duty। मेमोरी टेक्निक है, क्या टैक्सेस सब्स्यूम हुए सेंट्रल लेवल पे? CA CA CS, where CA stands for central excise duty, additional excise duty, then next CA stands for central sales tax, additional custom duty, and then next CS stands for central surcharges and service tax, central surcharges and service tax। ये क्या था? ये CA CA CS है मैम, जो टैक्सेस सब्स्यूम हुए सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या सब्स्यूम हुआ मैम? स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे टैक्सेस सब्स्यूम हुए, हमने क्लास में याद किया था क्या? पीएस लव, ये मेमोरी टेक्निक थी। वेयर पी स्टैंड्स फॉर बेटा परचेज टैक्स, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट सरचार्जेस, ये मूवी थी याद है आपको पीएस लव। लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एल स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स एंड वी स्टैंड्स फॉर वैट एंड सेल्स टैक्स। ये टैक्सेस क्या हुए? ये सब्स्यूम हुए बेटा स्टेट लेवल पे, ये सब्स्यूम हुए स्टेट लेवल पे। अब कुछ टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए, मतलब कि आज भी है। व्हाट आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है इसका नॉलेज आपको। तो हमने इसकी मेमोरी टेक्निक क्या याद की थी बेटा? अगर नहीं भूले हो तो वी डैश सी एस, पंजाबी में वीर मतलब माई ब्रदर बिकम सी एस। ठीक है, सो वेयर वी स्टैंड्स फॉर व्हीकल टैक्स, ई स्टैंड फॉर एक्साइज ड्यूटी एंड लीकर। भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट नट गई, उन्होंने बोला आप एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पे लीकर को, अगर आप एक्साइज ड्यूटी और लीकर को जीएसटी में ले जाना चाहते हो तो हमको जीएसटी नहीं लाना, हमको जीएसटी नहीं लाना। इसका रेवेन्यू तो हमारा पहले भी था, अभी भी हमारा है, हम इसका रेवेन्यू किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी भी क्या लगता है बेटा? सिर्फ लीकर में क्या लगता है बेटा? स्टेट एक्साइज लगता है, स्टेट एक्साइज और वैट या सीएसटी लगता है उसके सेल पे, देखेंगे थोड़ी देर में। सो ये टैक्सेस अभी भी कंटिन्यू है, व्हीकल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड लीकर। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे देख लो, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है। टैक्स जो भी होता है सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। देन वन मोर ई स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स, so V stands for vehicle tax, then there are 3 E's which stands for excise duty and liquor, then entertainment tax and electricity duty, then R stands for better road tax and C stands for custom duty, 20 मार्क का सब्जेक्ट है हमको पता है। S stands for stamp duty, फ्लैट खरीदने चले जाओ बेटा स्टैम्प ड्यूटी अभी भी लगती है। तो ये टैक्सेस क्या है? दीज आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस जो अभी भी लगते हैं। ठीक है, अब जीएसटी आया तो बेटा कौन कौन से एक्ट आए? सबसे पहले एक आया सीजीएसटी एक्ट, किसके लिए लगता है? सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी लेवी करने के लिए मैम सीजीएसटी एक्ट आया। एसजीएसटी एक्ट किसके लिए आया बेटा? सारे स्टेट्स के लिए आया, और यहाँ 3 यूनियन टेरिटरी जिनका डीम टू बी स्टेट लेजिस्लेचर है, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, विच आर डीम टू बी स्टेट, जिनका क्या है बेटा? जिनका स्टेट लेजिस्लेचर है, विच आर डीम्ड टू बी स्टेट। कौन सी यूनियन टेरिटरी? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन यूटीजीएसटी एक्ट आया, किसके लिए आया यूटीजीएसटी एक्ट? वो 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए जिनका क्या है यहाँ पे विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है, जिनका यहाँ पे क्या बेटा? जिनका विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी, उनके लिए सबके लिए अलग अलग क्या है? यूटीजीएसटी एक्ट है। देन आईजीएसटी एक्ट किसके लिए आया? इंटर स्टेट सेल के लिए। एंड देयर इज वन जीएसटी कंपनसेशन सेस। मैम जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों आया बेटा? ये हमने डिस्कस किया, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो सीएसटी के टाइम क्या हो रहा था? मेजर रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था। ठीक है, ऑब्वियसली महाराष्ट्र मतलब जो भी हमारे एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेलर स्टेट्स का था। सीएसटी का रेवेन्यू सेलर स्टेट्स का था। क्यों? क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था। वी हैव मूव्ड फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टू डेस्टिनेशन बेस्ड। अब रेवेन्यू किसका है मैम? डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट का है।
तो भाई सेलर स्टेट्स जो है, कुछ कुछ इंडिया में ऐसी स्टेट्स है जो बहुत ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी करती है, वो टेंशन में आ गई। उन्होंने गवर्नमेंट को जाके बोला कि भाई जीएसटी आने के कारण तो हमारा लॉस हो जाएगा, सीएसटी का तो बहुत पैसा आता था। तो गवर्नमेंट ने बोली अच्छा आप टेंशन मत लीजिए, हम एक यहाँ पे लगाएंगे सेस जिसका नाम रहेगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। वो किस पे लगेगा? डिमेरिट गुड्स पे लगेगा, जैसे कि पान मसाला, टोबैको या लग्जूरियस गुड्स, मोटर वगैरह में, मोटर कि यहाँ पे जो मोटर कैब्स वगैरह उन पे लगेगा यहाँ पे, ठीक है, मोटर व्हीकल्स वगैरह उन पे लगेगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोली कि भाई डिमेरिट गुड्स और लग्जूरियस गुड्स पे लगेगा, डिमेरिट गुड्स और लग्जूरियस गुड्स पे लगेगा, और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो हम किसको देंगे? वो हम उन स्टेट्स को देंगे जिनको जीएसटी इंप्लीमेंट होने के कारण लॉस हुआ, ठीक है। तो कंपनसेट दोज स्टेट्स जिनको लॉस हुआ, जिनको लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एक्ट आया बेटा? वो जीएसटी कंपनसेशन लगाने के लिए यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट आया, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाने के लिए जीएसटी कंपनसेशन एक्ट आया, ठीक है। ये बात हो गई हमारे कौन कौन से 5 अलग अलग एक्ट्स आए वो हमने बात की। फिर वर्ल्ड में जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया बेटा? फ्रांस में आया 1954 में, और उसके बाद 160 कंट्रीज में आया, एंड देन उसके बाद बेटा इंडिया में आया। सबसे पहले इंडिया में क्या बात हुई कि भाई नेशनल जीएसटी लगाएंगे, मतलब नो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। डॉक्टर केलकर कमेटी ने 2004 में रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स में क्या रिकमेंड किया? एक नेशनल जीएसटी होना चाहिए, सिर्फ एक ही जीएसटी। बट इंडिया में कौन से मॉडल का जीएसटी आया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ड्वेल मॉडल जीएसटी। ड्वेल मॉडल जीएसटी आया। ड्वेल मॉडल जीएसटी क्यों आया बेटा? इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। देखो क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सैक्रिफाइस किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सैक्रिफाइस किया था। तो अब जब जीएसटी आएगा तो दोनों को उसमें से शेयर चाहिए, दोनों ने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया बेटा, सीएस पीएस लव देख लिया हमने। तो अब यहाँ पे दोनों को शेयर देना था, क्यों? क्योंकि दोनों का पैसा चाहिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे बहुत सारे काम करती है हमारे यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट। तो हमारे इंडिया में कौन सा मॉडल आ सकता था? ड्वेल मॉडल। इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ड्वेल मॉडल आना था, जिसमें सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्स, स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्स साइमल्टेनियसली। सेंटर और स्टेट को साथ साथ में आके टैक्स लगाना था। तो हमारे यहाँ कौन सा मॉडल ऑफ जीएसटी आया? ड्वेल मॉडल। इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री सो दैट सेंटर एंड स्टेट कैन साइमल्टेनियसली लेवी टैक्सेस। कब आया पर मैम ये हमारे यहाँ पे? बेटा 1 जुलाई 2017 को आ गया जीएसटी पूरे इंडिया में, और जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017, जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। अब पहले के लॉ में कितनी प्रॉब्लम थी यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैट, 29 स्टेट्स 29 वैट लॉ, सब जगह के रेट ऑफ टैक्सेस अलग अलग, सब जगह की डेडलाइंस अलग अलग, पेमेंट की डेडलाइंस अलग, रिटर्न के फॉर्म अलग, वेबसाइट्स अलग अलग। भाई लोग परेशान हो जाए, बिजनेस करें कि ये सारे कंप्लायंसेस ही करते रहे। जीएसटी में बेटा इतनी हार्मोनी मेंटेन की, भले से ये इतने सारे एसजीएसटी एक्ट होंगे हर स्टेट के लिए अलग अलग, महाराष्ट्र का एसजीएसटी अलग, एमपी का अलग, गुजरात का अलग, बट यहाँ पे सिर्फ लेवी करने के लिए, स्टेट्स को पावर देने के लिए वो अलग अलग एक्ट्स हैं बेटा। अदरवाइज सबके सारी चीजें सेम है, सेक्शन सारे सेम है, लेवी के प्रोविजंस, वैल्यूएशन के प्रोविजन, आईटीसी के प्रोविजंस, क्लासिफिकेशन के रूल्स, सब कुछ वर्ड टू वर्ड सब कुछ सेम है, वर्ड टू वर्ड सेम है, ठीक है। तो एक वेबसाइट बनी बेटा, एक वेबसाइट ही है जस्ट gst.gov.in, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही वेबसाइट है। आप जीएसटी में जाना चाहते हो, आप सिर्फ वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, सारा कार्य सारा कुछ कंप्लायंसेस है जो वहां से, जो पहले अलग अलग स्टेट्स में इतनी जगह होती थी, ठीक है। सो वेबसाइट का नाम क्या है? www.gst.gov.in। इट इज अ वेबसाइट मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। यहाँ पे ये वेबसाइट को मैनेज कर रहा है। क्या फंक्शन है बेटा वेबसाइट के? फैसिलिटेट करता है रजिस्ट्रेशन। आपको ये देखो, ये कौन मैनेज कर रहा है? जीएसटीएन। जीएसटीएन का फुल फॉर्म याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ठीक है। ये मैनेज करता है जीएसटी की वेबसाइट को। क्या क्या करता है? सब कुछ इसी वेबसाइट से होता है यार, सारे काम करते हैं जीएसटीएन। क्या? रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करना, फिर आप लोग जो रिटर्न भरते हो उसको फॉरवर्ड करना सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को। देन आईजीएसटी कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। एक स्टेट से मैंने फॉर एग्जांपल यहां से लेके गुजरात कोई चीज बेची, तो यहाँ पे 29 स्टेट्स में भी मैं बेच रही हूँ, और मेरे जैसे कितने सेलर्स बेच रहे हैं। तो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और शेयर किसके बीच में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट। तो उसका कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट बहुत ही टेक्निकल टास्क है, वो भी जीएसटीएन करता है। देन आप जो पेमेंट करते हो यहाँ पे, उसको क्या करना है? मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट विद बैंकिंग नेटवर्क से उसका रिकंसिलेशन करना। एनालिसिस प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर की प्रोफाइल का, रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल रिक्लेम ऑफ आईटीसी। ये जब आएगा तो ये सारे काम कौन करेगा बेटा? जीएसटीएन के ये सारे काम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। बेटा कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ अमेंड हुए वो हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 246 पूछा हुआ है डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन, भाई डायरेक्टली कि कौन सी लिस्ट है शेड्यूल 7 के अंदर आर्टिकल में,
तो आपको क्या लिखना है, सिंपल सिंपल बेटा, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट क्या बताती है, इसमें वो मैटर्स होते हैं जिसमें पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट होता है लॉ बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाएगा इन मैटर्स पे लॉ। देन लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जिसको एक्सक्लूसिव पावर होता है स्टेट के पास लॉ बनाने के लिए। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में भाई दोनों के पास पावर होता है लॉ बनाने के लिए, दोनों के पास पावर होता है लॉ बनाने के लिए, बट इसमें टैक्स मैटर्स नहीं होते। कैसे होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा कुछ तो हमने देखा। तो ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है। अब देखो इसमें कुछ एंट्रीज में जो अमेंडमेंट हुआ है, एंट्री 84 और 54, और उसका नेट इफेक्ट जो आता है वो नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल पे आऊंगी मैं और फिर वापस से एंट्री में जाएंगे। पीएचएमएनए बेटा याद होगा आपको अच्छे से, पीएचएमएनए इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है, रिविजन है बेटा, सेंट्रल एक्साइज। आज भी एक्साइज ड्यूटी है, आज भी वैट है, आज भी सीएसटी है, सब पे नहीं, सिर्फ इन पे, सिर्फ इन पे। पीएचएमएनए के मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी, वैट या सीएसटी। ऐसा क्यों बेटा, 9 सबसेक्शन 2 लेवी का याद करो, क्या बोला कि ऑन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स पीएचएमएनए में कब से लगेगा जीएसटी, फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, नोटिफाइड डेट से लगेगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उसके बाद लगेगा। अभी क्या लगेगा, जो पहले लगता था, क्या, मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज, इंटर स्टेट सेल पे वैट, इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी। ठीक है, अब टोबैको एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है सेंट्रल एक्साइज, पर इसके सेल पे लगता है जीएसटी, सेल पे लगता है जीएसटी। और अल्कोहल की बात हमारी हो ही चुकी है, पहले भी स्टेट एक्साइज लगता था बेटा, इस प्रोडक्ट पे क्या लगता था, स्टेट एक्साइज लगता था, आज भी क्या लगेगा, स्टेट एक्साइज लगेगा, स्टेट एक्साइज लगेगा आज भी इसके प्रोडक्शन पे, और इसके सेल पे लगेगा वैट या सीएसटी, इसके सेल पे लगेगा वैट या सीएसटी। ठीक है, तो ये 2 स्पेशल प्रोडक्ट्स है भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट ने रखी तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई टोबैको में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्रीज में क्या अमेंडमेंट हुई, ये देखो पीएचएमएनए। व्हाट इज पीएचएमएनए बेटा, पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट विच इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोल, देन नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इनमें इनके मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगेगा, सेंट्रल एक्साइज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स पे लगेगा, प्लस टोबैको पे, प्लस टोबैको पे। ये 5 प्रोडक्ट तो दोनों एंट्रीज में कॉमन है, बट यहाँ पे टोबैको है तो अल्कोहल इनने स्टेट ने रख लिया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट डिफरेंट है। सो यहाँ पे अल्कोहल पे बेटा एक्साइज कभी भी सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता था, पहले वाले लॉ में भी स्टेट गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू था, इसलिए उस प्रोडक्ट पे क्या लगता था, यहाँ पे स्टेट एक्साइज लगता था। सो पीएचएमएनए में आपका क्या लग रहा है, प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी, देन अल्कोहल के प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज, सेल पे वैट या सीएसटी, टोबैको प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे सेंट्रल एक्साइज, सेल पे वैट, सेल पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बिल्कुल एग्जाम में आना ही आना है। टैक्सेबिलिटी इनकी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी तरीके से, आपको बिल्कुल याद रखना है। अब एक आर्टिकल 246A आया जिसने पावर दिया किसको, पार्लियामेंट को, स्टेट को, साथ साथ में क्या, जीएसटी से रिगार्डिंग लॉ बनाने का। दोनों को साथ में आना था भाई, डुअल मॉडल आ रहा था, दोनों को साथ में आना था, लॉ बनाना था। तो पार्लियामेंट को स्टेट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को पावर दिया लॉ बनाने के लिए, एंड पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दिया लॉ बनाने के लिए इन केस ऑफ इंटरस्टेट, इन केस ऑफ इंटरस्टेट। एंड देन लास्ट आर्टिकल जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट भी आया हुआ है इस पे एग्जाम में। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। कौन बनाता है जीएसटी काउंसिल बेटा, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया कि वो बना सकते हैं जीएसटी काउंसिल यहाँ पे। और आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट, क्या, ज्वाइंट फोरम रहेगा, लोग सेंटर के भी रहेंगे, स्टेट के भी रहेंगे उसमें, नेमली जीएसटी काउंसिल। ठीक है, सो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। और मेंबर्स कौन रहेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स रहेंगे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने लोग रहेंगे। जीएसटी काउंसिल जो है बेटा, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय, हर एक स्टेट डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेगा अपने मेंबर को। एंड देन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर विल चूज अमंग देमसेल्फ एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल फॉर सच पीरियड एज दे में डिसाइड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोल क्या है जीएसटी काउंसिल का बेटा, पत्ता नहीं हिलना है जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन के बिना, सारे काम जीएसटी में होंगे जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से। जैसे कि कौन से टैक्सेस, सेस, सरचार्ज है जो कि सब्स्यूम होंगे जीएसटी में, कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बता दिया उन्होंने, सीएस पीएस लव रिकमेंड कर दिया उन्होंने। कौन सा गुड सर्विसेज जीएसटी में जो एग्जेम्प्ट रहेंगे वो कौन बताएगा, जीएसटी काउंसिल बताएगी। मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेवीड ऑन सप्लाई in the course of interstate trade or commerce under article 269A and the principle that govern place of supply, ये सारे कौन बताएगा, ये सब कुछ जीएसटी काउंसिल बताएगी बेटा। देन थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की क्या रहेगी, जब तक के लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रिगार्डिंग द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल
resources during natural calamity or any other matter relating to goods and service tax council as they may decide। सब कुछ बेटा, सब कुछ। कौन से टैक्सेस सब्स्यूम होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन से गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे जीएसटी लगेगा, कौन से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, क्या जीएसटी लॉ का मॉडल रहेगा, क्या प्रिंसिपल रहेंगे लेवी के, अपोर्शनमेंट के, वो सारी चीजें कौन बताएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस क्या रहेंगे, सब कुछ जीएसटी काउंसिल यहाँ रिकमेंड करेगी। क्या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी जब तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, क्या रेट्स रहेंगे, क्या फ्लोर रेट रहेंगे, कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब एडिशनल रेवेन्यू की यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी के कारण जरूरत है तो क्या रेट्स गवर्नमेंट लगा सकती है, क्या स्पेशल प्रोविजन है स्पेशल कैटेगरी स्टेट से रिलेटेड, और कोई और मैटर, सारी चीजें कौन बताएगा बेटा, जीएसटी काउंसिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्ट नोट वगैरह आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखा जाए तो बेटा 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, सीएस यहाँ वाला जो हमने देखा था, सेंट्रल लेवल पे क्या सब्स्यूम हुआ है, स्टेट लेवल पे क्या सब्स्यूम हुआ है, क्या टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए। देन सेकंड ये टैक्सेबिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीएसटी में, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हियर वी कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का रिवीजन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया बेटा। ये समरी बुक आपके पास नहीं है तो फ्री डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है ICAleague.com में, या आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। दे विल व्हाट्सएप यू अगर आपको डाउनलोडिंग में कोई इशू आ रहा है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रिक्टली फॉलो द प्लेलिस्ट, यहाँ पे मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है आपके एग्जाम के लिए, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। रिवीजन सीरीज की आपके अटेम्प्ट की प्लेलिस्ट, उसी में सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड मैं यहाँ पे करते जाऊंगी, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है और सारी रिवीजन सीरीज आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। एक जीएसटी की प्लेलिस्ट अलग होगी, कस्टम्स की प्लेलिस्ट अलग होगी, तो आपको वो दोनों प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, ठीक है। सो बेटा विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।